हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन विद समरी हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड और कोई चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, प्ले बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आगे जो है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो समरी डिस्कस करी थी, हमने जो है काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मेन पॉइंट जो है चैप्टर के थे, हमने एंड में जो है डिस्कस किए थे, पूरा चैप्टर को समराइज़ किया था। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। डिफाइन वाइटल कैपेसिटी, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो ये जो वॉल्यूम्स वाला टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वॉल्यूम वाले टॉपिक को जो है ज़रूर अच्छी तरह से करिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जो वॉल्यूम जो है पूछी जाती है या फिर कोई वॉल्यूम ऐड करके अलग अलग वॉल्यूम्स कैपेसिटीज़ में पूछ लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। Vital capacity is the minimum volume of air that can be exhaled. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम कितनी जो है बाहर निकाल सकते हैं आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के बाद जो है मैक्सिमम एयर हम कितनी बार जो है निकाल सकते हैं। मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद हमने इनहेल करा तो उसके बाद मैक्सिमम एयर कितनी निकाल सकते हैं मैक्सिमम इनहेल करने के बाद, उसे हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। इट इज़ अबाउट 3.5 to 4.5 लीटर इन ह्यूमन बॉडी। इट प्रमोट्स दैट, ये सिग्निफिकेंस क्या है, इट प्रमोट्स दैट the act of supplying fresh air and getting rid of foul air, thereby increasing the gas exchange between the tissue and the environment। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये जो फ्रेश एयर है ऑक्सीजन उसको अंदर लाते हैं, इसकी वजह से जो है ऑक्सीजन जो है अंदर आती है, और जो बेकार एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर ज़्यादा जो है निकालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा हो पाता है टिश्यू और एनवायरनमेंट के बीच में, और टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छी तरह से काम करेगा, और अच्छी तरह से जो नॉर्मल ऑक्सीजन जो है मिलेगी टिश्यू को और कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। तो इसका ये सिग्निफिकेंस हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जो है हमें वॉल्यूम ऑफ एयर बतानी है कितनी जो है रह जाती है हमारी लंग्स में नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग द लंग्स आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम वॉल्यूम ऑफ एयर हमारी कितनी रह जाती है लंग्स में नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, एक्सपायरेशन वर्ड है ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी हमारी अंदर एयर आ जाती है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इट इंक्लूड्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या आता है, आर वी आता है प्लस आर वी आता है, इसमें जो है ये दोनों टर्म्स जो है आती हैं, इनको मिला के जो है हम क्या कहेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहेंगे। ERV इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ERV क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी हम जो है बाहर निकाल सकते हैं नॉर्मल जो एक्सपायरेशन करने के बाद, जो हम कितनी नॉर्मल जो है उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी जो है निकाल सकते हैं बाहर, उसे हम क्या कहेंगे ERV कहेंगे। इट इज़ अबाउट 1000 to 1500 ml जो इतनी जो है होती है इसके करीब। आरवी इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। आरवी क्या होती है, हमारे लंग्स में कितनी एयर जो है रह गई मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद, हमारी वॉल्यूम कितनी जो है लंग्स में रह गई। अगर आपको डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ना है वॉल्यूम्स में क्या बोल रहा हूँ कैसे अच्छी तरह से, ये तो मैं एक तरह से क्विक रिवीजन की तरह जो है बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन हम कर रहे हैं, चैप्टर पूरा हमने पढ़ लिया है, तो आप जो है मेरे में जाकर देख सकते हैं, इसके वॉल्यूम्स का लेक्चर लगा सकते हैं। इट इज़ अबाउट 1100 to 1500 मिलीमीटर इतनी जो है ये ml जो है होती है ये। देयरफॉर एफ आर सी क्या हो गया, ई आर वी हो गया, आर वी हो गया, तो हमें यही पूछा गया था कितनी होती है मैक्सिमम कितनी होती है, ये 1500 जो है 1500 का मिला देंगे अप्रॉक्सीमेट कितनी आ जाएगी 3000 आ जाएगी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होगी ह्यूमन बींग्स की 2500 to 3000 ml। ये एज इट इज़ में नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम एफ आर सी में जो है कितनी ml जो ऑक्सीजन हो गए उनको ऐड करेंगे, तो आपको ये जो ई आर वी पता होगा तो इनको ऐड करके आप निकाल भी सकते हैं। तो आगे देखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते भी हैं नीट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। डिफ्यूजन ऑफ एयर इन एल्वियोलर रीजन ओनली। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अकर इन एल्वियोलर रीजन ओनली एंड नॉट इन अदर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वाई। अब जो डिफ्यूजन है वो हमारे जो सिर्फ एल्वियोलाई वाले रीजन में ही क्यों होती है और कोई रीजन में क्यों नहीं होती, उसके बारे में देखते हैं, ऐसा पूछा गया है क्यों। ईच एल्वियोलस इज मेड अप ऑफ हाईली परमिएबल थिन लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। यार मैंने आपको बताया था कि हर एक जो एल्वियोलाई है उसमें जो है हाईली परमिएबल क्या होती है, हाईली परमिएबल होता है ऑक्सीजन के, और जो है ऑक्सीजन आ सकती है जा सकती है, किसकी वजह से उसमें काफ़ी जो है थिन लेयर होती है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की, और जितना थिन होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन अच्छी तरह से हो पाएगी, हमने पढ़ा था। डिफ्यूजन पर डिपेंड करती है जो है आपकी जो है डिफ्यूजन ऑफ गैस की होने के लिए जो है थिकनेस पे भी जो फैक्टर है डिपेंड करती है, और एक और हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी भी।
सिमिलरली द ब्लड कैपिलरीज हैव लेयर्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। इसी तरह जो ब्लड की कैपिलरीज है उसके पास क्या किस चीज़ की लेयर्स होती हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की होती हैं। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज के थ्रू आती है, रिचेज एल्वेलाई, एल्वेलाई में जो है पहुंच जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज ब्रॉट टू द हार्ट बाय द वेन्स के थ्रू जो है हार्ट जो है हार्ट में आ जाता है, और फिर उसके बाद जो है इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो है हमारे लंग्स में आ जाता है। द हार्ट पम्प्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए जो है भेजता है। इसके बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे, जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हार्ट के बारे में, जो आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ भी रखा होगा, बट डिटेल में और ज़्यादा इसके बारे आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में भी किस तरह से एक्सचेंज यहाँ पे जो है होता है, ये सारे काम हार्ट कैसे काम करता है। The exchange of CO2 and O2 takes place between the blood capillaries surrounding the alveoli and the gases present in the alveoli। जो आपको O2 CO2 का जो एक्सचेंज जो है होता है ब्लड कैपिलरीज में, जिसके पास क्या होती है, जिसके आसपास होती है एल्वेलाई होती है, और गैसेज होते हैं जो है एल्वेलाई में, जिनके थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। तो मेन रीज़न आपको क्या है, क्योंकि इसमें थिन लेयर काफ़ी जो थिन लेयर पाई जाती है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की, इसकी वजह से यहाँ पे अच्छी तरह से जो डिफ्यूजन हो पाता है, इसलिए जो एल्वेलाई में हम जो है करते हैं और किसी पार्ट में नहीं करते रेस्पिरेटरी सिस्टम के, इसलिए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। देखिए आगे भी जो है दिया हुआ है, इसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पे। तो मेन रीज़न आपको बताया, तो आगे भी दिया हुआ है। 10 एल्वेलाई आर साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसके वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए साइट होती है, यहीं पे होती है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन बिकॉज ऑफ प्रेशर और कंसंट्रेशन डिफरेंसेस। जो प्रेशर ग्रेडियंट जो क्रिएट होता है, इसलिए यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है इसलिए होती है हमारे पास। बैरियर बिटवीन एल्वेलाई एंड कैपिलरीज इज थिन होती है, काफ़ी थिन होती है, मैंने आपको अभी बताया काफ़ी थिन होती है। एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेज टेक प्लेस फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर के थ्रू जो है होता है डिफ्यूजन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हायर पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है। द venous blood that reaches the alveoli has lower partial pressure of O2। venous blood मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपकी एल्वेलाई के पास पहुंचा, उसमें जो है लो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन उसमें काफ़ी कम होगी, मतलब उसका पार्शियल प्रेशर काफ़ी कम होगा। और किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एज कम्पेयर टू एल्वुलर एयर के जो हम कंपेरिजन में कम होगा। हैंस ऑक्सीजन डिफ्यूजन इनटू ब्लड, इसलिए जो ऑक्सीजन जो डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड में, मेन जो है पार्शियल प्रेशर का रोल भी यहाँ पे जो है प्ले कर रहा है। थिन तो होनी चाहिए, बट उसके लिए भी उसके बाद भी जो है पार्शियल प्रेशर भी काफ़ी रोल जो है यहाँ पे प्ले करता है। साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ ब्लड इनटू द एल्वेलाई, उसमें जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, उसमें जो फिर ऑक्सीजन आ जाती है, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। तो आगे देखते हैं, व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म फॉर CO2 के लिए क्या क्या अलग जो मैकेनिज्म्स होते हैं हमने पढ़ा था सबसे पहले, कि प्लाज्मा के थ्रू जो है होता है। अबाउट 7% होता है CO2 जो कि डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू जो है जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कंबाइंस विद वाटर एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। CO2 जो है वाटर के साथ मिलकर क्या बनाती है, H2CO3 बनाती है, कार्बोनिक एसिड, ये हमने पढ़ा था। ये रिएक्शंस अलग अलग रिएक्शंस, काफ़ी सारी रिएक्शंस हमने जो है पढ़ी थी इसमें। सिंस द process of forming carbonic acid is slow, कार्बोनिक एसिड इज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरी अवे, क्योंकि ये काफ़ी जो है स्लो प्रोसेस होता है कार्बोनिक एसिड का जो है बनने के लिए, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड जो है थोड़ी सी अमाउंट में जो है यहाँ से ले जाती है प्लाज्मा के थ्रू। अब आरबीसी के थ्रू कितनी, 20 से 25%, यहाँ पे ये वाला गलती से हो गया है, 20 से 25% जो है होती है। CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है जाती है, इस फॉर्म में जाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। Carbon dioxide binds to the amine group on the polypeptide chain of hemoglobin and forms a compound known as the carbaminohemoglobin। ये जो इसके साथ जो है जुड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अमाइन ग्रुप के साथ जुड़ जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। इसके बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, अमाइन ग्रुप के बारे में, पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होती हैं, इसके बारे में चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन की चेन पे जुड़ जाता है और उसमें क्या होता है, क्या बना लेता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है बन जाता है हमारे पास। अब थर्ड आएगा अप्रॉक्सीमेट जो है CO2, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, इसके थ्रू सोडियम बाइकार्बोनेट, कुछ बाइकार्बोनेट्स के थ्रू जो है होता है, बाइकार्बोनेट्स के थ्रू। अबाउट 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज सोडियम बाइकार्बोनेट। कितने परसेंट, 70%। ये परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से पर कितना परसेंट किसके थ्रू जो है हो रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। As CO2 diffusion into the blood plasma, a large part of it combined with water to form carbonic acid in presence of enzyme। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से सारी रिएक्शन जो है होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जिंक एंजाइम डेट स्पीड्स अप द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। दिस कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट इनटू द बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आई। जो रिएक्शन हमने जो है पढ़ी थी, इसमें जो है कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फिफ्थ क्वेश्चन है, वट विल द PO2 एंड CO2 इन एटमोस्फेरिक एयर कंपेयर टू दोज इन एल्वेलर एयर। कि जो PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है, एटमोस्फेरिक के जो एयर है उसके कंपेयर में क्या होगा एल्वेलाई की एयर में उसका पार्शियल प्रेशर। तो जो PO2 है वो कम नहीं हो सकता, वो ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए, तो PO2 हाइयर आएगा सेकंड वाला, और PCO2 कम आएगा। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, जो हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा था हमने, वहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन जो है देख सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमोस्फेरिक हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलर एयर। उसमें जो ज़्यादा होता है एटमोस्फेरिक में होता है 159, और एल्वेलर में होता है 1404 mmHg होता है। और जबकि CO2 की बात करें उसका 0.3 होता है एटमोस्फेरिक एयर में, और एल्वेलाई में 40 mmHg होता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इंस्पायरेशन की हमें जो है अंडर नॉर्मल कंडीशन में जो कैसे होगा इंस्पायरेशन, उसके बारे में हमें बात करनी है यहाँ पे। तो हमारी इंस्पायरेशन कब होगी, जब हमारी अंदर के जो है जो लंग्स में जो है वॉल्यूम जो है ज़्यादा जो है कम होगी, हमारे पास जो वॉल्यूम जो है ज़्यादा होगी, प्रेशर हमारे पास कम होगा, तो हमारा एम जो है पूरा हो जाएगा। जो हमारे डायफ्राम है और जो मसल्स है EICM है, EICM वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, वो जो फ्लैट शेप हो जाएगा डायफ्राम, और EICM मसल जो है उसमें रिब्स और स्टर्नम जो है अपवर्ड मूव करेंगे, आउटवर्ड मूव करेंगे। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में, जो डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो। और जो आपके EICM है वो जो इंक्रीज हो जाएगी डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में, तो हमारा एम पूरा हो जाएगा और प्रेशर जो है कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी एयर जो है अंदर आ जाएगी, हम इंस्पायरेशन कर लेंगे। तो ये जो हमारा एम हो जाएगा पूरा। इंस्पायरेशन और इनहलेशन द प्रोसेस ब्रिंगिंग एयर फ्रॉम आउटसाइड बॉडी टू इनटू द लंग्स। आउटसाइड बाहर से जो है बॉडी जो है ऑक्सीजन लेना और हमारी लंग्स में जो है लाना, उसे हम इंस्पायरेशन कहेंगे, या फिर इनहेलेशन भी कह सकते हैं। इट इज़ कैरिड आउट बाई क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड द एटमोस्फेयर। ये जो हम प्रेशर ग्रेडियंट जो है क्रिएट करते हैं, ये हमने पढ़ा था, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करके ही हम जो है प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने के बाद जो है प्रेशर जो हम कम करते हैं, वॉल्यूम जो हम बढ़ाते हैं, तभी हमारी जो है इंस्पायरेशन होती है। When air enters the lung, diaphragm contract करेगा, abdominal cavity get towards, thereby increasing the space in thoracic cavity for accumulation, accommodating the inhaled air, ताकि हमारे जो है स्पेस बन सके और जो हमारी एयर जो है अंदर आ सके। द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन एंटीरियर पोस्टीरियर इंक्रीजेज, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में जो वॉल्यूम जो इंक्रीज हो जाएगी, किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से। दिस कोज दिस कोज रिब्स एंड स्टर्नम मूव अप आउट, जो है बाहर की तरफ अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे, दे बाई इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में जो है इंक्रीज कर देंगे वॉल्यूम को। The overall increase in thoracic volume leads to the similar increase in the pulmonary volume। जो सारा जो है जो भी ओवरऑल इंक्रीज होगा thoracic वॉल्यूम, उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वजह से इंस्पायरेशन हो जाएगा, हमारा प्रेशर जो है कम हो जाएगी, वॉल्यूम हमारी ज़्यादा हो जाएगी। दिस कॉजेज एयर आउट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू मूव इनटू द लंग्स। बाहर से जो हमारी एयर जो है अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट है, हाउ इज इंस्पायरेशन रेगुलेटेड। जो इंस्पायरेशन कैसे जो है रेगुलेट की जाती है, कौन कौन सा जो है ब्रेन का पार्ट जो इन्वॉल्व होता है इसमें। तो इसमें जो मेनली जो है ब्रेन का मेडुला वाला रीजन होता है इन्वॉल्व, जो कि जिसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो, और उसके अलावा क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी पाया जाता है ब्रेन में ही जो है पोन्स वाले रीजन में, जो कि जो है रिदम में जो है जो है कंट्रोल करने में रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होता है। कीमो सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव द कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयंस के थ्रू जो है सेंसिटिव होता है। और जो आपका रिसेप्टर्स होते हैं कैरोटिड आर्टरी में होते हैं, आयोर्टा में होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन आयंस का लेवल्स का जो है ब्लड में जो है डिटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है कुछ जो है इंपल्सेस मिलती है, जिसकी वजह से जो है प्रेशर जो है कम होता है, ज़्यादा होता है, या फिर हमारी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की प्रोसेस, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयंस का जो प्रेशर जो उनकी कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा कम होती है, तो हमें जो है ब्रेन से सिग्नल मिल जाता है। तो ये इस तरह से जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम जो है काम करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या इफेक्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन में, ये जो है क्वेश्चन है यहाँ पे। PCO2 प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में। एल्वेलाई की साइड पे बात करें, वहाँ पे PCO2 कम होगा, पार्शियल प्रेशर जो है काफ़ी कम होगा, और जो O2 जो है ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, और जो है हीमोग्लोबिन की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। टिश्यू वाली साइड की बात करें तो वहाँ पे PCO2 ज़्यादा होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाएगा, और वहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन से जो है डिसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन जो हमें मिल जाएगी टिश्यू वाली साइड पे।
तो ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगी ब्लड में ऑक्सी एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन जो डिसोसिएट हो जाएगा टिश्यू वाली साइड पे हमें जो है मिल जाएगी फिर ऑक्सीजन टिश्यू वाली साइड पे। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन मैन गोइंग अप अ हिल। जब हम जो है हिल पे जाते हैं तो हमारी सांस जो हम जो है ज़्यादा तेज लेने लग जाते हैं, तो इसकी किसकी वजह से जो है होता है ये। एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे कि हाइट बढ़ेगी ऑक्सीजन लेवल इन एटमॉस्फेरिक जो है ऑक्सीजन लेवल जो है काफ़ी कम होता जाता है हमारी हाइट पे, जब हम ऊपर जाते जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। देयरफॉर एज मैन गोज अप हिल ही गेट लेस ऑक्सीजन विद ईच ब्रीथ, उसे जो है काफ़ी कम ऑक्सीजन मिलती है, ज़्यादा ऑक्सीजन जो है नहीं मिल जाती, जिसकी वजह से वो हाफने भी जो है लगता है। दिस कॉजिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड टू डिक्लाइन, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि ब्लड में हमारी जो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो काफ़ी कम हो जाती है। रेस्पिरेटरी जो है रेट जो है काफ़ी बढ़ जाता है किसकी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन का कंटेंट ब्लड में जो है काफ़ी कम हो गया है। हमारी हार्ट बीट भी जो है काफ़ी जो है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारी ब्लड सप्लाई जो है ब्लड सप्लाई हो रही है बट उसमें ऑक्सीजन जो है नहीं है इस वजह से। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन इंसेक्ट की बात करें उसमें हमने ट्रैकियल सिस्टम पढ़ा था, हमने कॉकरोच जो है मेनली पूरा कॉकरोच के बारे में पढ़ा था, जिसमें ट्रैकियल सिस्टम जो है होता है, स्पाइरकल्स होते हैं जिनके थ्रू जो एयर अंदर आती है बाहर जाती है, फिर उनका जो है इस तरह से सारे जो प्रोसेस हो जाता है, CO2 जो है बाहर निकलती है, O2 अंदर आती है, तो ये सारे जो है यहाँ पे यही जो है लिखा हुआ है, तो हमने कॉकरोच वाले पार्ट में भी जो इसमें पढ़ा था, जो स्पाइरकल्स उसमें पाए जाते हैं। Define oxygen dissociation curve. Can you suggest any reason for its sigmoidal pattern? Oxygen dissociation curve is a graph showing the percentage saturation of the oxyhemoglobin at the various partial pressure of oxygen. कि partial pressure of oxygen कितना होगा और वो जो है परसेंटेज सेचुरेशन कितना होगा, 75%, 80%, 100% भी हो सकता है, 25% होगा, कितना होगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन का जो है पार्शियल परसेंटेज जो है कितना होगा सेचुरेशन का, उसी को हम क्या कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि ग्राफ के थ्रू जो है शो करते हैं। हमें एक जो है कर्व मिलता है सिग्मॉइड कर्व हमें मिलता है, एक शोज द इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑक्सीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन एट वेरियस पार्शियल प्रेशर। अलग अलग पार्शियल प्रेशर पे जो ऑक्सीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का जो है क्या पार्शियल प्रेशर होता है अलग अलग जगह पे, वो हमें जो है मिलता है इस कर्व से। लंग्स की इन लंग्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो काफ़ी हाई होता है, लंग्स की बात करें तो काफ़ी हाई पार्शियल प्रेशर होता है, और हीमोग्लोबिन जो है बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन से, वो बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टिश्यू वाली साइड पे काफ़ी कम होती है उसकी कंसनट्रेशन, इसलिए टिश्यू वाली साइड पे जो ऑक्सीमोग्लोबिन जो है रिलीज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन निकल के टिश्यू वाली साइड पे आ जाती है। तो ये हमें सिग्मॉइड कर्व जो है इसकी वजह से जो है मिल जाता है, क्योंकि बाइंडिंग जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है वो जो है हो जाती है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन से, तो जो है आपकी एल्वेओलाई वाली साइड पे, फिर वो जो दूसरी जो आपकी टिश्यू वाली साइड पे उस पर जो है ऑक्सीजन जो है हट जाती है, डिसोशिएट हो जाती है, इसलिए हमें जो सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलता है। ये वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें जो डिफरेंसेस बताने IRV ERV में, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में, वाइटल कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी में। तो जो IRV और ERV की बात करें, IRV मतलब कि कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम कितनी जो है इनहेल कर सकते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान, जो है कितनी हम जो नॉर्मल एयर जो है मैक्सिमम एयर जो है कितनी अंदर ले सकते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। और इसकी बात करें तो हम मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी हम जो है एयर को जो है एक्सेल कर सकते हैं, कितनी छोड़ सकते हैं हम जो है नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान। ये 2500 से 3500 ml होती है, और ये 1000 से 1100 होती है। और कैपेसिटीज़ की बात करें तो कितनी वॉल्यूम जो है अंदर जो है ले सकते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान। EC की बात करें तो उसमें क्या होता है कितनी हम छोड़ सकते हैं एक्सेल कर सकते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान। EC क्या होता है TB प्लस ERV, इन दोनों को मिला के हमें जो है EC मिलता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। TB और IRV को मिला के IC बनता है। वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है कि कितनी हम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो है एक्सेल कर सकते हैं, हम सांस जो है छोड़ सकते हैं कितना मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद। इसमें क्या कहते हैं IC और ERV को मिला के हम जो है वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और TLC में क्या होगा, कितनी हम वो एयर जो है लंग्स में जो है मैक्सिमम जो है इंस्पायरेशन के बाद जो है एयर ले सकते हैं हम लंग्स में। IC ERV और रेजिडियल वॉल्यूम इसमें जो है आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, और मैं टाइडल वॉल्यूम पता करनी है हेल्दी ह्यूमन इन आवर में, 1 घंटे में। तो हम जो 60 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 6000 से 1000 होती है, तो हम उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें जो है मिल जाएगी ये जो है 3.6 इंटू 10⁵ ml से लेके 4.8 इंटू 10⁵ ml तक हमें मिल जाएगी। सो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।